हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स अब आ ही चुके हैं और आप लोगों ने बहुत जी जान से कोशिश की है अपने बोर्ड्स के लिए। तो एक बार वो देख लेते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो मैं आपके लिए लेकर आई बायोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चंस, तो इनको आप सॉल्व कीजिए एंड हम देखते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डोंट लूज़ योर होप, फिर से इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद में हम अपने बोर्ड्स में फुल ऑन मार्क्स लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी टू सॉल्व? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, respiratory structures of two different animals, a fish and a human being, are as shown. Observe first and second and select one characteristics that holds true for both of them. आपको ये दो डायग्राम्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिल्स, सेकंड वन इज एल्वेलाई। इन दोनों को आपको देखना है एंड देन इसके बाद में आपके पास में कुछ ऑप्शंस नीचे गिवन है। ठीक है, आपको इनमें से उसका एक मोर एप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि हमको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा आंसर लग रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस लमसम एक जैसे लगते हैं और हमको लगता है कि दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन उनमें से हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल। क्या ये दोनों ही इंटरनली प्लेस्ड हैं? यस, मे बी गिल्स आर प्रेजेंट ऑल्सो एंड एल्वेलाइज आर ऑल्सो। तो ये आंसर जा सकता है, लेकिन सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड वन क्या आता है? बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्या दोनों का ही थिन सरफेस है? एल्वेलाइज की भी थिन सरफेस होती है एंड गिल्स की केस में भी होती है, मॉइस्ट भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, गैस का एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन, दे आर पुअरली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स टू कंजर्व एनर्जी। उनके पास में ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम से कम होती है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर हो जाता है, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी तभी तो गैस का एक्सचेंज अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। दोनों ही केसेस में हार्ट में ब्लड आ जाता है ऑक्सीजनेशन होने के बाद में। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारा मेन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के पास में थिन एंड मॉइस्ट सरफेस है ताकि गैसेस एक्सचेंज कर सके। सो आपका करेक्ट आंसर क्या रहा है पहले आप मुझे बताइए एंड देन मेरी तरफ से करेक्ट आंसर क्या जाता है, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन फिगर shows a schematic plan of a blood circulation of in humans with levels 1 to 4th. ओके, फर्स्ट दे रखा है आपको, सेकंड दे रखा है, थर्ड ये रहा एंड फोर्थ ये रहा। चलो इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है? पहले ये बताइए कौन से वाले टॉपिक को कवर करते हुए ये क्वेश्चन आया है? दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। ओके, लाइफ प्रोसेस यानी फर्स्ट चैप्टर का आपका पार्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। इसका मतलब आपका ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ये है आपके लिए फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। चलिए क्वेश्चन को बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विद दिस फंक्शन। नीचे आपके लिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी लेवलिंग में फंक्शन करेक्ट जा रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। चलिए फर्स्ट वन क्या है? पल्मोनरी वेन है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये पार्ट है आपके लिए लंग्स। ठीक है, ये हो गया आपके लिए हार्ट एंड दिस वन इज बॉडी पार्ट्स। चलिए अब आपको पता होगा कि जो लंग से वेन जाती है कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन, जो कि हार्ट में एंट्री कर रही है और कैसा ब्लड लेकर आ रही है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग से होकर आ रही है तो ऑक्सीजन रिफिल होकर आ रहा है उसके अंदर, हार्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है इसकी। ठीक है, लेकिन ये क्या कहती है? टेक्स इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे ही गलत हो जाता है कि इम्प्योर ब्लड तो है ही नहीं। सेकेंडली फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से नहीं जाएगी। पल्मोनरी वर्ड ही अपने आप में शो करता है कि मैं लंग से बिलोंग करता हूँ। ओके, सेकेंड वन इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है? तो कौन सी वाली है? आर्टरी। आर्टरी मीन्स होता है अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो हार्ट से दूर जाएगी वही आर्टरी कहलाएगी। तो हार्ट से दूर एक तो लंग्स के लिए जाती है,
लंग्स के लिए जाने वाली आर्टरी, यानी लंग्स के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, पल्मोनरी, एंड हार्ट से दूर जा रही तो क्या कहलाएगा, ये आर्टरी। ओके, यानी पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी एक तो जो लंग्स के लिए जा रही होगी, और एक होती है आर्टरी जो कि हम आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट में लेकर आती है ब्लड को। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टरी मीन्स होता है अवे फ्रॉम दी हार्ट। अगर यहाँ पे फ्रॉम लंग्स टू हार्ट ना होकर के फ्रॉम हार्ट टू लंग्स होता ना, तो आपका ये ही ऑप्शन करेक्ट चला जाता। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, एओर्टा। एओर्टा यानी एक बड़ी आर्टरी जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करे। तो बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा तो ओब्वियसली वो ब्लड में ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या करती है, एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से तो लेगी और कहाँ लेकर जाएगी, टू दी बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है एओर्टा। लेकिन अब इसकी लेवलिंग भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर है, ये है क्या ये एओर्टा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो लंग्स के पास जा रही है सप्लाई। तो थर्ड वन इज नॉट एओर्टा, थर्ड वन इज पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वेना केवा। वेना केवा मतलब होता है बड़ी वाली वेन। बड़ी वेन है, क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी की सप्लाई का जितना भी ब्लड जाता है वो सब आपके हार्ट को देती है, ताकि हार्ट उसको फिल कर दे, हार्ट उसको सारे ब्लड को लंग्स तक भेजे, लंग्स वहाँ से ऑक्सीजन रिफिल करके वापस से हार्ट में भेज दे। ठीक है, तो ये वेना केवा क्या कर रही है, ब्लड लेके जा रही है, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से लेकर आएगी, एंड लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल यानी अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के अपर वाले चैम्बर्स में लेकर आएगी, लेफ्ट वाले पार्ट में लेकर जाती है। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। क्लियर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर आपको टिक नहीं करने हैं, आपको बस सोचना है कि क्या यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमारी मिस्टेक ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही होती है। सारे आंसर्स लमसम एक जैसे दिखते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यही होगा, पहले बार में ही हम टिक लगा जाते हैं, सारे ऑप्शंस तो पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, आप ये वाली गलती आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number next is a cross between a tall plant TT and a short P plant, small t and small t। आपको यहाँ पे tall plant दिखा दिया गया है, कैपिटल से दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कैपिटल से जो भी चीज़ है आपको शो कर दी जाए यानी वही डोमिनेंट है, और अगर आपको स्मॉल से शो करेंगे दैट इज रिसेसिव। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली उसने ये कह दिया कि मैं यहाँ पे डोमिनेंट हूँ, और ये स्मॉल वाला क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे रिसेसिव हूँ। आपको उसने लिख करके नहीं दिया कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या ये रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन उसने अपने जीनोटाइपिक मैनर में आपको इनडायरेक्टली शो कर दिया है कि विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव ट्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है कि अगर हमने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कराया है, देन इन द प्रोजेनी दैट ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स आए थे वो टॉल आए थे, क्योंकि अगर आप इनके गैमीट्स बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी मैनर बनाते हैं ना हम इसको। एंड देन इनका जब क्रॉसिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक कैपिटल एक स्मॉल, अगेन कैपिटल स्मॉल। तो हमको यही कैपिटल एंड स्मॉल कैरेक्टर मिलता है, जिसमें कैपिटलनेस क्या होती है, ये शो करती है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब हमारा ऑप्शन क्या कहते हैं, टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। टॉलनेस जितने भी आपको F1 जनरेशन में प्लांट्स दिखे थे दैट वर ऑल टॉल प्लांट, बट दैट वर हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, है ना। लेकिन इनमें टॉलनेस था, क्या वो डोमिनेंट था, बिल्कुल था, क्योंकि ये डोमिनेंट हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल आ जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बट फिर भी हम तीनों ऑप्शंस को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। शॉर्टनेस डोमिनेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि शॉर्टनेस F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है। डोमिनेंट कौन होता है, जो F1 में खुद को रिप्रेजेंट कर पाता है, दैट इज नोन एज डोमिनेंट, और जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया दैट इज रिसेसिव ट्रेट। तो इसमें F1 जनरेशन में कैसे दिखाई दे रहे थे, सभी
टॉलनेस दिखाई दे रहे, टॉल दिख रहे थे, इसका मतलब टॉलनेस इज डोमिनेंट, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज टॉलनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल सही है, टॉलनेस रिसेसिव है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय टी और एफ, तो ये हाइट जो होता है वो टी से करेक्ट गवर्न नहीं होता है, टी से हाइट जो होता है ये कभी भी गवर्न नहीं होता है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास में ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हम इनमें से कौन सा वाला चूज करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सारे प्लांट्स टॉल थे। क्यों टॉल थे, क्योंकि ये जो टॉलनेस था वो रिसेसिव, शॉर्टनेस था वो टॉलनेस रिसेसिव था या टॉलनेस आपका डोमिनेंट था। तो आपके पास में कौन सा हो जाता है कि हमारे पास में टॉलनेस कोई रिसेसिव ट्रेट नहीं था, शॉर्टनेस रिसेसिव था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है, इसीलिए I1 जनरेशन में ये कैरेक्टर शो हुए थे। आया समझ में यहाँ तक? चलो आगे। चलिए, ये क्वेश्चन कौन से वाले टॉपिक को कवर करते हुए आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसमें ब्रेन वाले पार्ट की बात करते हैं। तो आपको याद होगा ब्रेन के ओवरऑल कितने पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हम पार्ट पढ़ते हैं सेरिब्रम को, एंड हाइंड ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है वो एक्शंस जिन पर आपकी विश काम नहीं करती है, आपके अपने विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं, उन एक्शंस को कहते हैं आप इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है, तो आपको पता है कि आपके ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं बेटा, फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड द लास्ट इज हाइंड ब्रेन। चलिए, फोर ब्रेन में हम बात करते हैं कि जितने भी बॉडी के आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं सब कौन कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन, एंड फोर ब्रेन के अंदर भी होता है सेरिब्रम, यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज सेरिब्रम, ब्रम होता है बैलम नहीं होता है, ठीक है। मिड ब्रेन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एंड हाइंड ब्रेन क्या करता है, इसके दो पार्ट्स हैं, सेरिबेलम जो कि आपके पोस्चर को मेंटेन करता है, एंड नेक्स्ट वन इज मेड्यूला, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्रीदिंग रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल करेगा। आप सो जाते हैं फिर भी आपकी हार्ट बीट कंटिन्यूसली चल रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी की जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको आपकी ब्रेन के कौन से वाले पार्ट ने कंट्रोल किया है, दैट आर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which process will likely be disturbed or not occur if level part is removed from the flower। इस फ्लावर में से एक पर्टिकुलर लेवल पार्ट है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो कौन सी वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो पहले ये देखना है कि वो लेवल पार्ट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए, ये किसको शो कर रहा है, ये बेटा अंदर वाले पार्ट को भी लेवलिंग करते हुए दिखा रहा है। अगर ये इस तरीके से बाहर वाले पार्ट को लेवलिंग कर रहा होता, ये केवल इसी को शो कर रहा होता पी, तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओवरी, ठीक है। लेकिन इसने शो किया है इसके अंदर वाले पार्ट को, यानी ये अभी इस वक्त किसको शो कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ओव्यूल, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या कंडीशंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विल नॉट हैपन, आपको ये पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स के अंदर, और ओवरी के अंदर था ना वो ओव्यूल, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर, इसीलिए फ्रूट्स के अंदर क्या मिलते हैं हमको, सीड्स मिलते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि वो जो लेवलिंग उसने दिखाया था वो इंटरनल वाले पार्ट का था या आउट वाले पार्ट का था, क्या वो ओवरी को शो कर रहा था। अगर वो ओवरी को शो करेगा तो आपका आंसर ही करेक्ट जाएगा, लेकिन वो ओवरी को ना शो करके किसको शो कर रहा है, वो ओव्यूल को शो कर रहा है, तो क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स
विल नॉट टेक प्लेस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन इसका कोई रोल नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपके लिए आप 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, आपके पास में 4 दे रखे होंगे कि आपके लिए एक तो असर्शन दे रखा होता है, एक आपको नीचे उसका रीज़न दे रखा होता है, और ऑप्शन में देते हैं कि क्या दोनों असर्शन का स्टेटमेंट एंड रीज़न का स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, एंड रीज़न अपने असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। एंड देन आपके 3rd और 4th ऑप्शन में क्या कहता है कि असर्शन करेक्ट है और रीज़न का स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि असर्शन फॉल्स है एंड रीज़न का स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो चलो हम इसमें देखते हैं। ये चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। लीव्स का जो जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स मूव करती हैं उनका मूवमेंट शूट के मूवमेंट से डिफरेंट होता है। ये स्टेटमेंट है आपके लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है सेंसिटिव प्लांट शोज सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट। सेंसिटिव प्लांट्स का मूवमेंट कैसा होता है, सीज़मोनेस्टिक। सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स कौन से होते हैं कि अगर जैसे पानी की एक ड्रॉपलेट भी अगर किसी पौधे पे या उसकी लीव्स पे गिर जाए तो लीव्स श्रिंक हो जाना, ठीक है, या एक विंड को महसूस करते हुए जब तेज हवा चलती है तो पौधे का अपने आप झुक जाना, ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं, सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट, जो कि वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशंस को फील करते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं वो सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स को फील करते हैं, उनके लिए मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि उनके सेल्स होती है वो टर्जिडी इसके बेसिस पे मतलब वो फील करते हैं। जैसे आपने सुना होगा माइमोसा पुदिका यानी टच मी नॉट प्लांट्स के अंदर इसका होता है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि शूट जो होता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। तो यही तो दोनों में डिफरेंस होता है। सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं वो सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं, जबकि जितना भी आपका शूट होता है वो अगर लाइट के लिए रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो दैट विल बी अ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपके लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे एंड रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका फिर से एक असर्शन बेस्ड आ गया। टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की साइड ही प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है बाहर की साइड, क्योंकि इसके टेस्टीज के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा दैट विल रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख ले जाए। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम से कहते हैं ना फ्री की मार्किंग वाले क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आंसर यूं ही आएगा। बस इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, इन फिगर ए बी एंड सी आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं यहाँ पे, विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई। इनमें से कौन सी वाली फिगर है जो मोर एक्यूरेट आंसर दे रही है। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। यहाँ पे एक पॉट दे रखा है, सेम पॉट दे रखा है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है इन तीनों फिगर्स के अंदर कि यहाँ पे ये इसका शूट वाला पार्ट है दैट इज गोइंग अप साइड एंड द रूट पार्ट इज गोइंग डाउनवर्ड। ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। इस केस में रूट एंड शूट बोथ आर गोइंग अपवर्ड, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। इस केस में दोनों ही नीचे जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि प्लांट्स में जब भी शूट डेवलपमेंट होता है तो शूट अपवर्ड जाता है एंड रूट डाउनवर्ड जाता है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे इसके बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि शूट्स हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, लेकिन उस वाले मूवमेंट का नाम क्या है ये आपको सोचना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लांट मूवमेंट के अंदर कि प्लांट्स मूव करते हैं ना, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स किस टाइप के मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, अगर वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, एक तो होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी और एक होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी।
तो ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो ये क्या कहेंगे आप इसको, जियोट्रॉपिज्म हो रहा है। और कैसा वाला जियोट्रॉपिज्म है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है यानी नीचे ना जा करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो आप यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म मत ऐड करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको लाइट के लिए डायरेक्शन नहीं दिखा रखा है कि यहाँ से एक सनलाइट आ रही है और प्लांट उस सनलाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोटोट्रॉपिज्म वर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको लाइट डायरेक्शन दे रखी होगी। यहाँ लाइट की डायरेक्शन ही नहीं दे रखी हुई है, यहाँ केवल आपको रूट की रिस्पेक्ट में बात करने के लिए है कि भाई ये रूट जो है ग्रेविटी की टूवर्ड्स जा रही है और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड शूट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, mustard was growing in two fields A and B, while field A produced brown colored seed, field B produced yellow colored seed. It was observed that in field A the offspring showed only the parental trait for consecutive generations, whereas in field B majority of the offspring showed a variation in the progeny. What are the probable reasons of these? इसका क्या रीजन हो सकता है? एक फील्ड है जिसमें इसको नाम दे दिया है A, दूसरा फील्ड है इसको नाम दे दिया आपने B, ठीक है। इसमें आपने मस्टर्ड ही ग्रो किया है, दोनों की केसेस में मस्टर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि A वाले में जो मस्टर्ड के सीड्स हैं वो ब्राउन कलर के थे एंड इसके केस में यहाँ पे B वाले में है येलो कलर के हैं। जब इसकी F1 F2 जनरेशंस देखी गई, कंटिन्यूशन देखा गया, उनसे सीड्स ऑब्टेन किए गए, तो फील्ड ए के केस में क्या आया कि जो पेरेंटल ट्रेट है यानी फील्ड ए की जो प्रोजेनी है उनमें सभी में ब्राउन कलर के सीड्स ही आए, जबकि बी में वेरिएशंस देखने को मिले थे। इसका रीज़न क्या होगा? तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो और इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया हो, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तभी तो वेरिएशंस आएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो रीजंस पॉलिनेशन का भी हो सकता है इस केस में, रीजन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी हो सकता है सेकंड रीजन, ठीक है। तो आप इसको इसी रीजन के अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं एंड फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से वेरिएशंस देखने को मिले थे। एप्रोप्रिएट आंसर आपका पॉलिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given diagram name the parts where A pollen grains are produced and B pollen grains are transferred। आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि pollen grains कहाँ प्रोड्यूस होते हैं एंड कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं। तो पहले आप इनको देखें, ये A वाला पार्ट है, ये किसको शो कर रहा है बेटा? दिस इज शोइंग एंथर। B पार्ट कैलिक्स, C part corolla and D part gynoecium। चलो देखते हैं ना किसमें क्या हो रहा है। B पार्ट है बेटा कैलिक्स पार्ट है, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है, बर्ड स्टेज में ये इसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। सेकंड वन इज कोरोला। कैसा पार्ट होता है बेटा? दिस इज द कलरफुल पार्ट, जो क्या करवाता है? ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है ना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ आपके लिए बी एंड सी ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इनमें से दोनों में से प्रोड्यूस नहीं होते। अब देखते हैं कौन पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एंथर वाला पार्ट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एंड पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर बनते हैं। और गाइनोशियम पर आकर के, क्योंकि गाइनोशियम की स्ट्रक्चर आपको याद आ रही होगी ना बेटा कि इस तरह से गाइनोशियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस वन इज द स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। तो स्टिग्मा पर आकर के ही पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं,
ठीक है, तो कहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाएंगे? दे आर ट्रांसफर टू दी स्टिग्मा पार्ट ऑफ गाइनोशियम। तो यहाँ तक क्लियर है, आप इसको आंसर आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओव्यूल का क्या होता है, ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सीड में। एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर। करेक्ट है, ठीक है, कर सकते हैं इसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फूड चेन। आपको एक फूड चेन दे दी गई है, इकोसिस्टम वाला पार्ट है। एक क्वेश्चन इसका आना बनता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, क्या है आपके लिए? ग्रासेस हैं, ग्रासेस को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर सारे लायंस रिमूव कर दिए गए तो क्या होगा? भाई अगर सारे लाइंस को हटा दिया जाएगा तो डियर्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डियर्स आर रिमूव्ड। अगर डियर्स को ही रिमूव कर दिया जाए तो ग्रासेस का नंबर बढ़ जाएगा एंड सेकेंडली लायंस का नंबर डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि लायंस कार्निवोर्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? डियर्स पे, वो ग्रासेस को नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा बेटा? इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। दोनों को ही आपको मेंशन करना पड़ेगा, केवल आपको ग्रासेस से छोड़कर नहीं आना है। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलिए, लिम्फ का क्या फंक्शन होता है बेटा? लिम्फ जो होता है मिडिल मैन की तरह काम कर रहा होता है। कहाँ से? बॉडी टिश्यू से ब्लड तक कुछ भी मटेरियल लेकर जाना है, कौन लेकर आएगा? लिम्फ लेकर आता है। सेकेंडली क्या होता है, और क्या काम होता है लिम्फ का? लिम्फ के अंदर ही लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं, ये आपको याद होगा, है ना। तो लिम्फोसाइट्स है बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने के लिए, लिम्फ काम में आता है। इसके अलावा बॉडी में मिडिल मैन की तरह काम कर रहा होता है। जो बॉडी टिश्यूज है उनको कुछ मटेरियल चाहिए, कहाँ से? ब्लड से। तो ब्लड से कहाँ पहुँचाएगा? बॉडी टिश्यूज को। बॉडी टिश्यू से कहाँ पहुँचाएगा? ब्लड में। तो बीच में लिम्फ आ जाता है, तो ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स का क्या रोल है? अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी तो आपका ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट में चला जाएगा, ठीक है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हार्ट से हम डायरेक्टली पंप करके प्रेशराइज करते हैं, तो ब्लड वेसल्स होती हैं तभी तो उस प्रेशर को झेल पाएंगे। अगर डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाएगा तो टिश्यूज डैमेज होने के चांसेस रखेंगे और उतना प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आपको याद होगी ना कितनी होती हैं, आपको ध्यान करो, रिमेंबर करो वो पार्ट को। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स थी? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, थी कि नहीं वाली पार्ट, ठीक है। चलिए, सबसे मोटी वॉल किसकी थी? आर्टरीज की। उसके बाद में वेन्स की। एंड थिनेस्ट वॉल किसकी थी? कैपिलरीज की। इसीलिए जितना भी गैस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? कैपिलरीज से होता है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट ही तो ब्लड को पंप करता है बॉडी के हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, ईच एंड एवरी टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए ब्लड को पंप कौन करेगा? ये करेगा हार्ट। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? इट पंप्स द हार्ट, इट पंप्स द ब्लड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, इन फोटोसिंथेसिस which substances are used up, which are produced and which are necessary but remain unchanged after reaction? इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कौन से सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, क्या सब्सटेंस बनता है और कौन से सब्सटेंस अनचेंज रहते हैं आफ्टर द रिएक्शन? तो आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है भाई? CO2, H2O यानी ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O की हेल्प से सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसको आप बैलेंस कर लेंगे, 6 CO2 12 H2 और एरो के ऊपर यहाँ पे इन द प्रेजेंस लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? सनलाइट, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा आप? क्लोरोफिल। और क्या बन जाता है इसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 12 H2O ले रहे हैं तो वहाँ आपको 6H2O रिमूव करना है। इफ यू आर टेकिंग 6H2O हियर देन डू नॉट रिमूव एनी काइंड ऑफ H2O हियर, ओके। तो वहाँ से आपको कोई भी H2O नहीं लिखना पड़ेगा वहाँ पे, वरना आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं? ये यूज़ हो रहे हैं
क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये क्या है भाई, ये ग्लूकोज है। और कौन सा मटेरियल है जो अनचेंज रहता है, दैट इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये मटेरियल अनचेंज रहता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी है, इसे इसको याद करके जाना है, मगर फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको ध्यान से याद करना है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स की मैकेनिज्म दे रखी है, उसको आप लर्न कर लो जितना भी अच्छे से कर सको। क्लियर है। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल गिवन है एंड देन इसको आपको कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, O2 लिख दो। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 लिख दिया, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट टू द बायोटिक कंपाउंड, इस ऑक्सीजन का बायोटिक कंपोनेंट्स को लिए क्या बेनिफिट है, तो भाई ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन ही तो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट गैस है। और ओजोन क्या काम करता है भाई, यहाँ पे ओजोन हमको यूवी रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन कैसे बनती है, ओजोन कौन से वाले जोन में प्रेजेंट है बेटा, दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन हायर लेवल पे बनती कैसी है, तो आपको पता है कि जब ऊपर हायर लेवल पर यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं और ये यूवी रेडिएशंस बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो ये ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ये नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जो बना है ऑक्सीजन, ये बहुत एक्टिव होता है और ये अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, एक O3 मॉलिक्यूल बनता है। और इसी O3 मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो ओजोन कैसे बनी है, स्ट्रेटोस्फेयर जोन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर यूवी रेडिएशंस की रिएक्शन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया 2 नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऐड हो जाएगी एंड क्या बना लेगी, ओजोन बना लेगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन, लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन में और मल्टीपल फिशन में डिफरेंस बताइए। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई जो बाइनरी फिशन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिज्म में टूटता है, आपको पता है, बाइनरी यानी एक से एक ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाएगा बेटा, 2 ऑर्गेनिज्म में। और मल्टीपल में एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होता है, तो मल्टीपल फिशन कहलाता है। सेकेंडली क्या होता है कि बाइनरी फिशन कैसी कंडीशंस में होता है, ये नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन मल्टीपल फिशन हमेशा कैसी कंडीशन में होगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस टाइम पे मल्टीपल फिशन होता है। एग्जाम्पल क्या रखेंगे आप इसका, बाइनरी फिशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप याद करते हैं, अमीबा याद आ रहा है आपको, वो ऐसे जिगजैग वाली सेल, उसको हम 2 डॉटर अमीबाज में तोड़ देते हैं। और मल्टीपल का एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, आप प्लाज्मोडियम लेते हैं जो कि मलेरिया कॉज करता है। याद है आपको ये वाला एग्जाम्पल ना। तो आपको इस तरह से प्रॉपरली एक टेबुलर फॉर्म बनाना है, वो उसने तो अभी मेंशन किया हुआ है, अगर नहीं भी करे तो डिफ्रेंशिएट हमेशा आपको टेबुलर फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है, ये गलतियां नहीं करना। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ। एक स्पायरोगायरा अगर अपना एक प्रॉपर लेंथ ले लेता है तो क्या होगा, स्पायरोगायरा जनरली क्या होता है बेटा, एक एल्गी होता है और एल्गीज के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो क्या होगा भाई, अगर स्पायरोगायरा मैच्योर हो जाएगा तो ये फ्रेगमेंटेशन कर देगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जगह जगह से टूट जाएगा और जो भी पार्ट्स इसके बनेंगे वो अगेन एक नया स्पायरोगायरा डेवलप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यानी ये क्या करेगा बेटा, अलग अलग स्पायरोगायरास का फॉर्मेशन करने लगेगा। वेरी सिंपल आंसर ना। चलो, लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 2 डिसएडवांटेज बताना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तो क्या होता है कि इससे डिसीजेस कंटिन्यू हो सकती है। अगर पेरेंट्स को कोई डिसीज है
तो वही सेम डिसीज़ उनकी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स में कंटिन्यू हो सकती है। सेकेंडली क्या होता है कि इसमें जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो उस केस में जो एक वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस आने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या ऐड करेंगे, डिसीजेस कंटिन्यूएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेरिएशंस लाने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बनने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट प्लांट की सिंपल एकदम डिट्टो कॉपी होता है ना, एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन होता है एक तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन ऑल आर कंसीडर्ड एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, इन्हीं तीनों को आप एसेक्सुअल मोड का ही कहते हैं, रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, एक ही पेरेंट चाहिए इनको, ताकि ये आगे कंटिन्यू कर जाते हैं उसी से, इनको किसी दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो वेरिएशंस विल बी देयर। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या होता है, इसीलिए एसेक्सुअल मोड कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया का रीजेनरेशन की प्रोसेस आपको बतानी है, और आपको याद होगा प्लानेरिया हम इस तरह से बनाते हैं, और देन इसमें रीजेनरेशन के लिए आप इसको कट कर देते हैं। इस तरह से कट करने के बाद में आपको क्या मिलते हैं, 3 बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा, दूसरा ऐसा मिलेगा, और तीसरा आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसका पीछे वाला पार्ट इसने रीजेनरेट किया था, इसका पूरा आगे वाला पार्ट इसने रीजेनरेट किया है, और इसका बिल्कुल ही आगे वाला पार्ट इसने रीजेनरेट किया है। तो इस तरह से आपको एक प्लानेरिया से कितने प्लानेरियाज मिल जाते हैं, 3 प्लानेरिया मिल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके लिए, रीजेनरेशन का एग्जाम्पल है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, रीजेनरेशन पर्टिकुलर प्लेस से होता है, फ्रेगमेंटेशन कहीं से भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेवल डायग्राम इन प्रॉपर सीक्वेंस टू शो बडिंग इन हाइड्रा। अगेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको पता है कि हाइड्रा का आपको एक डायग्राम बनाना है और उसको आपको लेवलिंग कर देना है कि भाई हाइड्रा बन गया ये बहुत इजीली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें बड निकालना है, छोटी सी बड निकालना भाई, आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ निकाल देना। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में पेरेंट प्लांट से इसको डिटैच कर देना है। ठीक है, ये बड अलग कर दो, ये बड अपने आप से अलग हो जाएगी, बड अलग ग्रो करेगी, अब पेरेंट अलग ग्रो करेगा। तो डायग्राम्स पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके डायग्राम सक्सेसफुल रहेंगे। डायग्राम पे प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है आपको। आपके आंसर्स आपने टू द पॉइंट दिए हैं कि नहीं दिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्जाम्स। थैंक यू।